नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। बायोलॉजी में अगर आज हम देखते हैं कोशिकाओं को, तो कोशिकाओं के बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं आज, यानी कोशिका टॉपिक को पूरा लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कोशिका, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल। सबसे पहली चीज ये है कि आखिर ये कोशिका क्या होती है। तो कोशिका यानी कि देखिए, कोई भी शरीर यानी कि पूरा जो संरचना है, यानी कि बॉडी जो संरचना है, यानी कि वो जंतु हो या वनस्पति हो, ये सभी कोशिकाओं से निर्मित है। सबसे पहले जो कोशिका का वर्णन ये किसने किया था, तो कोशिका का जो वर्णन है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका के बारे में वर्णन किया था। इसके बाद कोशिका के जो सिद्धांत दिए गए, तो दो वैज्ञानिक थे, एक स्लाइडेन एवं स्वान। तो जिसमें जो स्लाइडेन थे, स्लाइडेन ने कहा था कि जो पादप कोशिकाएं, कौन सी? पादप कोशिका। तो पादप कोशिकाएं जो पादप हैं, ये कोशिकाओं के बने हुए, यानी कि इसके बारे में बताया था स्लाइडेन ने। तो स्लाइडेन ने पादप कोशिकाओं को डिस्कस किया था। इन्होंने कहा था कि पादप जीव हैं, जो पादप हैं यानी पेड़ पौधे, वो कोशिकाओं के बने हुए। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए स्वान ने कहा था कि पादप भी कोशिकाओं के बने हुए हैं, और जंतु, यानी कि इन्होंने कहा था जंतु एवं पादप। तो जंतु एवं पादप ये दोनों ही जो है कोशिकाओं से निर्मित है। तो ये दोनों ही जो सिद्धांत है स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा जो है कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद जो है कोशिका को जो है हम शरीर की या कार्यात्मक, क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो इनमें से जो शब्द भी आपका पेपर में आता है आपको लगाना है। तो क्या कहते हैं कोशिकाओं को? कार्यात्मक, क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। इसके बाद कोशिकाओं के प्रकार की बात की जाए, तो कोशिकाओं के जो है दो प्रकार होते हैं। कोशिका के दो प्रकार की जो है कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और नंबर 2 आपकी दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये दो प्रकार जो कोशिकाओं को जो है दो भागों में विभाजित किया गया। तो इतने का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका को। किसको लेते हैं हम? प्रोकैरियोटिक कोशिका को ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हुई तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक यानी कि आपको वर्ड से ही अगर कुछ बन रहा हो, प्रो से या प्राइमरी बना लीजिए। क्या बना लेंगे हम? प्राइमरी। और देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चीज प्राइमरी यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था में होती है, तो उस समय वो क्या चीजें कैसी होती है? छोटी होती है। तो हम भी इसको उस तरह से देखिए, तो प्राइमरी से जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, यानी कि ये कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय। कैसे होंगे ये? एक कोशिकीय। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे में पाई जाएंगी? एक कोशिकीय जीवों में जो है एक कोशिकीय जीवों में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और इनमें क्या स्पेशलिटी होती है? इनका जो है केंद्रक अविकसित होता है। क्या होता है इनमें? केंद्रक जो होता है, केंद्रक अविकसित, या दूसरी भाषा में हम ये भी अविकसित, या दूसरी भाषा में हम अनुपस्थित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इसमें जो केंद्रक है ये अनुपस्थित होता है। इसके साथ ही इसमें जो है राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम ये कौन से टाइप के पाए जाते हैं? तो इसमें 17 प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। 17 प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके साथ ही अगर इनके उदाहरण की बात, एग्जांपल्स लें कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो जीव होते हैं वो कौन है, तो जैसे कि जो आपके नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये जो है इसके ETC, इस तरह से काफी होते हैं। ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं, एग्जांपल्स। नंबर दूसरी हमने कौन सी देखी थी? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक को हम डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका देखिए, प्रोकैरियोटिक कैसी थी? ये एक कोशिकीय जीवों में पाई जाए। तो इसका अपोजिट यानी कि यूकैरियोटिक ये कैसी होंगी? ये बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर केंद्रक अविकसित था, तो इसका केंद्रक कैसा हो जाएगा?
केंद्रक विकसित होता है, यानी कि ये जो यूकैरियोटिक विकसित केंद्रक वाले जीवों में होती है, केंद्रक विकसित होता है। ठीक, यहाँ पर क्या था, ये राइबोसोम कौन से प्रकार के थे, 80S प्रकार के थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सॉरी यहाँ 70 थे, तो यहाँ पर 80S प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाएंगे। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जो आपके बहुकोशिकीय जीवों के आप कोई भी एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो ये हमने कोशिका यानी कोशिकाओं के जो दो प्रकार थे वो देख लिए। अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना को डिस्कस करते हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना, कोशिका संरचना, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कोशिका की संरचना को। तो देखिए इसमें क्या हुआ, कोशिका के इस संरचना में यानी कोशिका जो है ये इसके कई कोशिकांगों से मिलकर बनी हुई है। तो उन कोशिकांगों को यानी कि उनके जो कोशिका के जो अंग हैं उनको हम एक एक से करके डिस्कस करेंगे। तो पहली संरचना हम ले लेते हैं इसमें कोशिका भित्ति। क्या लेते हैं हम, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति को हम डिस्कस करते हैं। देखिए भित्ति का मतलब ही क्या होता है, भित्ति यानी कि जिसको दीवार, एक तरह से बाहरी आवरण दीवार। तो यहाँ से इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको सेल वॉल कहेंगे। तो कोशिका भित्ति यानी कि इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका भित्ति यानी कोशिका के चारों तरफ का जो आवरण होता है, कोशिका का बाहरी जो आवरण होता है, इसी बाहरी आवरण, इसी को क्या कहते हैं हम, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए आप, जैसे कि हम लोग जो होते हैं हमारा जो घर होता है, हमारे घर के चारों तरफ चार दीवारें होती हैं। ये हमारे लिए किसका कार्य करती है, भित्ति, यानी कि एक हमारे लिए आवरण का। और दीवार का इसका कार्य क्या होता है, तो देखिए बाहरी वातावरण जो भी परिवर्तन होते हैं, जो दबाव वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी सुरक्षा करना, यही इसका कार्य होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कोशिका भित्ति का कार्य क्या है, कोशिका का जो बाहरी आघातों से जो बाहरी वातावरण में जो चेंजेस आते हैं, जो भी आघात होते हैं, उन सभी से जो है कोशिका की रक्षा करना, ये किसका कार्य है, ये कार्य जो आपका कोशिका भित्ति का यही कार्य है। तो क्या कार्य है इसका, कोशिका भित्ति का अगर कार्य डिस्कस करें तो कोशिका भित्ति का कार्य हो गया बाहरी वातावरण से रक्षा करना, बाहरी वातावरण से रक्षा करना, ये इसका कार्य हो गया। अगर इसकी बात की जाए कि ये बनी किसकी होती है, तो ये जो बनी होती है एक पदार्थ पाया जाता है सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। तो ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई एक भित्ति होती है, जैसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। चलो अगला इसका जो अंग है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो अगला अंग ले लेते हैं हम जीव द्रव। क्या ले लेते हैं हम, जीव द्रव। जीव द्रव को हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी अंग होता है, यानी कि जिसका जो कार्य वगैरह जो होते हैं, यानी कि इसकी खोज किसने की, हमें वो चीज़ डिस्कस करनी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन बनता है, तो इसकी जो खोज है, अब यहाँ पर लिखते थे खोज। तो इसकी जो खोज है ये डुजार्डिन ने की थी। किसने की थी, डुजार्डिन के द्वारा जो है इसकी जीव द्रव्य की खोज की गई थी। पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। यहाँ पर हम एक एक करके इनके डिस्कस करते हैं। तो इसकी खोज इसने की थी। अब इसका नाम किसने दिया था, देखिए यहाँ पर खोजकर्ता अलग है, नामकरण अलग है। तो इसका जो नाम है ये पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा जो है जीव द्रव्य की खोज किसने की, डुजार्डिन ने की थी। और जीव द्रव्य का जो नामकरण है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका नाम दिया गया है। इसके बाद ये होता क्या है, जीव द्रव्य होता क्या है, तो वो चीज देखते हैं। तो जीव द्रव्य यानी कि कोशिका के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ, क्या कोशिका के अंदर जो संपूर्ण जीवित पदार्थ होता है उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो ये क्या है, कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ, संपूर्ण जीवित पदार्थ जो होता है ये क्या है, इसी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसके साथ ही एक वैज्ञानिक और आए थे, थॉमस हक्सले। क्या नाम था इनका, थॉमस हक्सले। तो थॉमस हक्सले ने जो है इसको क्या कहा, जीवन की आधारभूत इकाई। क्या कहा है, देखिए जीवित पदार्थ है इसलिए जीवन की आधारभूत इकाई। तो जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा गया है, जीवन की आधारभूत इकाई जो है, या जीवन की आधारभूत इकाई या जीवन का आधार, ये किसने कहा है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, थॉमस हक्सले को। और कहा किसको गया है, जीव द्रव्य को। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें।
अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जीव द्रव्य के बाद आता है हमारा जीव द्रव्य कला। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो नंबर 3 हेडिंग है हमारी जीव द्रव्य हो गया हमारा। अब आता है जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला को हम डिस्कस करते हैं। तो जीव द्रव्य कला क्या होती है? देखिए एक झिल्ली होती है ये, जिस तरह से आप लोगों ने प्लाज्मा झिल्ली सुना हुआ है, तो प्लाज्मा झिल्ली की भांति ये एक झिल्ली होती है जिसको जीव द्रव्य कला कहते हैं। तो क्या किस तरह से होती है? प्लाज्मा झिल्ली की तरह, प्लाज्मा झिल्ली की भांति होती है जिसे हम जीव द्रव्य कला कहते हैं। इसका एक इसमें, और ये बनी किसकी होती है? तो अगर इसको हम डिस्कस करें तो ये प्रोटीन एवं वसा की, किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं वसा। तो प्लाज्मा झिल्ली की भांति तो ये झिल्ली होती है, प्रोटीन एवं वसा से ये निर्मित होती है। इसके साथ ही इसकी एक स्पेशलिटी है, इसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। देखिए पुनरुद्ध भवन से क्या समझ आ रहा होगा आपको कि जिस तरह से जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ की अगर हम कोई एक टहनी यानी कोई डाली अगर काट देते हैं तो कुछ समय बाद वो वहां पर दूसरी डाली आ जाती है, उसी को कहा जाता है पुनरुद्ध भवन। तो इसकी भी वही क्षमता होती है, यानी ये दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो ये पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है? जीव द्रव्य। इसके साथ ही अगर हम और डिस्कस करेंगे मानव बॉडी यानी कि जंतु में एक ऐसा अंग होता है कि जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, एकमात्र अंग होता है, और वो कौन सा अंग होता है? जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। यानी कि लीवर को जैसे आपने देखा हो किसी को ट्रांसप्लांट करना होता है हमें, तो क्या करते हैं, हमारे लीवर का कुछ हिस्सा काट करके दूसरे व्यक्ति में फिट कर दिया जाता है। तो जिसका हिस्सा कटा था उसका भी वापस से डेवलप होकर पूरा का पूरा बन जाता है, और जिसमें हमने काट करके थोड़ा सा अंग लगाया था वो भी अपना पूरा डेवलपमेंट ले लेता है। तो मानव शरीर में एकमात्र ऐसा अंग होता है जिसमें पुनरुद्ध भवन होता है, वो लीवर होता है। और आपको एक स्पेशल इसके बारे में एक नोट पॉइंट और भी बता दें कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही लीवर डोनेट कर सकता है। इससे ज़्यादा करेगा तो देखिए उसकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जीव द्रव्य कला को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कोशिका द्रव्य। नंबर 4 हमारी हेडिंग बन जाती है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को हम डिस्कस करते हैं। कोशिका द्रव्य, देखिए नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका, तो देखिए द्रव्य से मतलब ही हमें समझ आ रहा है, यानी कि तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म जो होती है उसको हम द्रव्य कहते हैं। ये चीज तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ में हमारा कोशिका शब्द दिया हुआ है। तो कोशिका शब्द दिया हुआ है तो यहाँ से हमारा शब्द बनेगा, ये क्या चीज होती है? तो देखिए इसमें आ जाता है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति और केंद्रक। कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो क्या पॉइंट था हमारा? कोशिका भित्ति और केंद्रक के मध्य में एक द्रव्य पाया जाता है। द्रव पाया जाता है। द्रव, देखिए द्रव्य तो ये कोशिका द्रव्य, तो इसका नाम है यहाँ पे द्रव्य, यानी कि एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसका जो वर्णन है, यानी कोशिका द्रव्य का जो वर्णन है, यानी इसके बारे में डिस्कशन किसने किया था? तो इसका वर्णन पोलकर, कौन से वैज्ञानिक थे? पोलकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जो है कोशिका द्रव्य का वर्णन किया गया था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अगली हेडिंग देखते हैं हम। अगली इसके बाद कोशिका नंबर 4 हो गई थी, अगली हमारी नंबर 5 हेडिंग है, और नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको डिस्कस करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए 2 नाम और भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी ने नाम सुना है। दूसरा नाम होता है इसका कॉन्ड्रियोसोम, जो है इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रियोसोम या सूत्रकणिका। क्या नाम है इसका? कॉन्ड्रियोसोम या सूत्रकणिका। ये 2 नाम भी इसी के होते हैं। तो पेपर में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नाम से आ सकता है, कॉन्ड्रियोसोम नाम से आ सकता है, या सूत्रकणिका, इन तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। इसके साथ ही इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं कि घरों में जब लाइट की समस्या होती है, लाइट जाती है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्वर्टर्स का। इन्वर्टर्स लगे होते हैं घर में। उसमें क्या किया जाता है कि जिस तरह से हमारी जो पावर की जो सप्लाई होती है वो अगर कट जाती है तो उसमें क्या होता है? इमरजेंसी सर्विस हमें इन्वर्टर के द्वारा प्राप्त होती है। बिल्कुल सेम उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी की तरह के इन्वर्टर का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है कि जिस समय हम जब खाना खाते हैं तो उस समय उसकी जो एनर्जी कुछ इसमें स्टोर हो जाती है, हमारी जो एनर्जी होती है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है, ये उसमें से कुछ स्टोर कर लेता है अपने पास।
जब हमें खाना नहीं मिलता है तो उस समय जो इमरजेंसी सर्विस होती है, उस इमरजेंसी सर्विस में हमें चलने के लिए क्या एनर्जी जो चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमें सप्लाई करता है। तो इसका कार्य ये है। तो जब ये इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, यानी कि हमारे लिए पावर का कार्य करता है, इसीलिए हम इसको किस नाम से भी जानते हैं? इसको ऊर्जा ग्रह। क्या कहते हैं इसको? ऊर्जा ग्रह। कोशिका का ऊर्जा ग्रह। किसका? अब यहाँ पर कोशिका की बात हुई है तो कोशिका का जो है ऊर्जा ग्रह, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस ऑफ सेल। इंग्लिश में इसको इसी को कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें पावर की सप्लाई की जाती है। चलो अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है ये सी बेंडा यानी कॉलिकर बेंडा के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो है इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर इसके लिए और इसमें जो ऊर्जा होती है उसको अगर हम डिस्कस करें तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखिए ऊर्जा का इसमें जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में संचित होती है। कैसे? एटीपी के अणु के रूप में जो है इसमें ऊर्जा संचित होती है। और दूसरा पॉइंट बनता है हमारा कि एटीपी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एटीपी में जो हमारी जो होती है ये एटीपी में गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा जो एटीपी में संचित होती है। इसे आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका का श्वसन स्थल है। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? कोशिका का श्वसन स्थल। कोशिका का श्वसन स्थल। तो कोशिका का श्वसन स्थल कौन है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल। तो इन चीज़ों इतना हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगली हेडिंग हमारी बनती है, अगली हेडिंग लेते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवीय जालिका। हेडिंग नंबर 6 आती है हमारी अंतःप्रद्रवीय जालिका। अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यानी कि अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो इसकी जो अगली हेडिंग हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गई, तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन वही बनता है हमारा कि आखिर ये अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी खोज किसने की थी? तो अंतःप्रद्रवीय जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी जो है खोज है पोर्टर नामक वैज्ञानिक। कौन से थे? एक पोर्टर नामक जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है इसकी यानी अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज की गई थी। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो इसको हम डिस्कस करें तो केंद्रक कला, ये कहाँ पर पाई जाती है? केंद्रक कला और कोशिका कला। केंद्रक कला से लेकर के कोशिका कला तक ये जो एक संरचना फैली रहती है जिसको अंतःप्रद्रवीय जालिका नाम दिया गया। अंतःप्रद्रवीय जालिका ये पाई, अब पाई किसमें जाती है? तो ये सुविकसित कोशिका। किसमें? सुविकसित यानी कि अच्छी तरह से जो डेवलप्ड सेल होती है उसमें जो है ये पाई जाती है। सुविकसित कोशिका में पाई जाती है। सुविकसित कोशिका में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें इसका, तो अंतःप्रद्रवीय जालिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? दो प्रकार की। इसके दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके? तो दो प्रकार जो हैं, एक तो ये सपाट होती है। कैसी होती है? सपाट ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नंबर 1 हो गया हमारा ये, और नंबर 2 होती है कणिकामय। कैसी है? कणिकामय ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवीय जालिका। देखिए सपाट से आपको स्पष्ट हो रहा हो, यानी कि जिसकी सतह जो होती है बिल्कुल प्लेन होती है। अब जिसकी सतह बिल्कुल एकदम सतह है बिल्कुल एकदम चिकनी सपाट होगी तो उस सतह पर तो कुछ भी स्थित होगा ही नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना हमारा कि जो सपाट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इस पर जो है राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, यानी कि कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो इस पर क्या हो गया? राइबोसोम कैसे होते हैं? अनुपस्थित। दूसरा पॉइंट बना हमारा, दूसरी है कणिकामय यानी कि जिस पर कण जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो इसका मतलब क्या तात्पर्य निकला हमारे यहाँ से कि कणिकामय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर क्या होता है? इस पर जो हमारा राइबोसोम उपस्थित होता है। तो इसको हम यहाँ डिस्कस करें। राइबोसोम
कैसा होता है? उपस्थित। तो इस पर जो है राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पर राइबोसोम की बात हो गई है, तो अगली हेडिंग हम राइबोसोम को ही ले लेते हैं। तो हेडिंग नंबर हमारी 7 है राइबोसोम। क्या है हमारी हेडिंग अगली? राइबोसोम। चलो, तो राइबोसोम, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फिर से वही बनता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? ई पैलाडे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, ई पैलाडे के द्वारा जो है राइबोसोम की खोज की गई थी। चलो, अगला पॉइंट, ये हमारा इसकी खोज किसने, चलो ये तो हमारी खोज हो गई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम का आखिर कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य जो होता है, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। कार्य क्या है इसका? प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण जो है ये किसका कार्य है? प्रोटीन निर्माण जो है ये आपका राइबोसोम का कार्य है। तो अब जब इसका कार्य ये हो गया तो इसको हम क्या कर सकते थे कि जिस तरह से इसका प्रोटीन का बनाने का कार्य इसका हो गया, हमारे घरों में जहाँ खाना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रसोई कहते हैं कि नहीं कहते? तो उसी तरह से कोशिका का रसोई घर किसको कह सकते हैं? राइबोसोम को कह सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट भी बन गया हमारा, कोशिका का रसोई घर। रसोई घर, तो कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि इसका प्रोटीन निर्माण इसका कार्य हो गया, तो इसलिए इसका दूसरा उपनाम हम क्या कह सकते हैं? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री। चलो, तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी हम किसको कह देते हैं? राइबोसोम को कह देते हैं। अब इनके निर्माण की बात आई है कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका जो निर्माण है आपका अगला पॉइंट देखते हैं। तो आरएनए एवं प्रोटीन, तो राइबोसोम बने किसके होते हैं? तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये राइबोसोम था आपका, इसके बारे में जो भी हमने मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगली हेडिंग देखते हैं। चलो, इसके बाद हमारी एक क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की हेडिंग आती है अगली आपकी राइबोसोम के बाद। अगला हम डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय। गोल्जी काय, सबसे पहला क्वेश्चन वही हमारा कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो इसका जो नाम है बिल्कुल हेडिंग से ही मिलता जुलता नाम है, यानी कि ये जो नाम है ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया है। तो इसकी खोज किसने की थी? पहला पॉइंट हमारा। चलो, तो खोज की थी इसकी कैमिले गोल्जी। कैमिले गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा जो है गोल्जी काय की, यानी गोल्जी काय और इंग्लिश में इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो गोल्जी काय की जो खोज है ये कैमिले गोल्जी के द्वारा की गई थी। इसका कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य, तो इसका जो मुख्य कार्य है शुक्राणुओं के अग्रपिंडक में सहायक होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं के अग्रपिंडक में सहायक होती है, ये इसका कार्य। क्या लिखा हमने? ये इसका कार्य के बारे में हमने डिस्कस किया। चलो, 2 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट हम इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका क्या, अब देखिए इसका जो कार्य होता है, इसका एक और कार्य भी है, शुक्राणुओं के अग्रपिंडक में ये सहायक होती है, ये इसका कार्य। इसका मुख्य कार्य भी है इसका मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो बाहरी जो पदार्थ हमारी बॉडी में जो एंटर करते हैं, तो बाहरी जो पदार्थ आते हैं, इन सभी का जो कंट्रोल करना है, यानी कि पदार्थों का इधर उधर जो ले जाना है, ये सारा जो व्यवस्था करना है, ये सारा काम किसका होता है? इनका होता है। जिस तरह से मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी जो गाड़ी वगैरह को देखने के लिए कुछ कर्मचारी लगे होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक, यानी कि ट्रैफिक पुलिस। तो इसलिए इसका मुख्य नाम क्या पड़ गया? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ऑफ, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक, या हिंदी में बोले तो यातायात प्रबंधक। किसको कहते हैं? यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? तो ये गोल्जी काय को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कार्य क्या होता है, यानी पदार्थों का जो आवागमन है, उस जो आवागमन यानी इधर उधर जो आना जाना, इन सभी का जो कंट्रोल जो है इसके अंडर में होता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल हम लोग कहते हैं। चलो, नोट हो गया। तो अगली हेडिंग देखते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन गोल्जी काय के बाद अगली हेडिंग हमारी बनती है सेंट्रोसोम। चलो, क्वेश्चन हम हेडिंग नंबर 9 है सेंट्रोसोम। इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको तारक काय कहा जाता है। क्या कहते हैं? तारक काय।
तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले हम एक चीज़ आपको स्पेशल करेंगे, आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड याद रखने होते हैं, हिंदी वाले याद नहीं रखते। कोर्ट के अकॉर्डिंग, कोर्ट के आदेश के अनुसार क्या कहा गया है कि बायोलॉजी में जो पेपर जो आएगा, अगर उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड आएंगे और अगर कभी कोई दिक्कत होती है तो इंग्लिश वाला वर्जन मान्य होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है, इंग्लिश वाले वर्ड हमें ज़्यादा प्रेफर करने होते हैं। तो इसका क्या कहते हैं, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। चलो इसकी खोज की बात आती है, सबसे पहला क्वेश्चन वही बनता है हमारा कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी जो खोज है ये टी बोवेरी नामक एक वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा जो है सेंट्रोसोम की खोज की गई थी। ये पाया, और अब ये पाया किस में जाता है, तो ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में। तो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है सेंट्रोसोम, पाया जाता है। चलो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इसकी खोज किसने की थी, टी बोवेरी ने की थी, और ये जो है आपका जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके जो कार्य की अगर बात देखिए, इसका जो तो इसके बारे में हम इतने पॉइंट डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके कार्य क्या हो गए, ये मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि इसके जो कार्य, अगले जो कार्य है ये हम अगली हेडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगली हेडिंग ले लेते हैं, सेंट्रोसोम के बाद अगली हेडिंग आती है हमारी लाइसोसोम। क्या आती है, लाइसोसोम। अगली हेडिंग हमारी क्या आती है, लाइसोसोम आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका भी वही बनता है कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की जो खोज है ये डी डुवे, किसने, डी डुवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है लाइसोसोम की आपकी खोज की गई थी। और ये इसका जो निर्माण है ये किससे हुआ है, तो जो अभी हम ऊपर पढ़ करके आए थे, क्या पढ़ा था हमने, ईआर का फुल फॉर्म क्या बना था हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो लाइसोसोम का निर्माण किससे हुआ, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है लाइसोसोम का निर्माण होता है। और ये भी कहां पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निर्माण हुआ। चलो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है। ये भी मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो ये भी मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये लाइसोसोम कहां पाया जाता है, तो जंतु कोशिकाओं में ये भी मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। चलो अगला पॉइंट डिस्कस करें इसके बारे में हम। चलो तो अगला पॉइंट अगर इसके बारे में हम डिस्कस करें, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके साथ ही क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, जो बाहरी जो पदार्थ है, बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन। क्या कार्य है इसका, बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना जो है ये किसका कार्य है। तो ये जो आपका ये मुख्य कार्य किसका है, ये लाइसोसोम का ही आपका मुख्य कार्य है। तो इसका कार्य हमने डिस्कस किया कि इसका कार्य जो होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। देखिए ये भक्षण करती है, तो इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, हम इसकी ऊपर वाली हेडिंग को मिटा देते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे इसके बारे में हम, पर तो यहाँ से जो इसका जो नीचे के जो पॉइंट है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली इसी को कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया जंतु कोशिकाओं। तो देखिए जो मानव जो होते हैं और स्तनधारी वगैरह ये सभी हम सभी जंतुओं में ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या कहा, ये जंतु कोशिकाओं में तो पाई जाती है लेकिन स्तनधारी वर्ग में नहीं पाई जाती, स्तनधारी वर्ग में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित। तो ये लाइसोसोम कहां नहीं पाए जाते, तो लाइसोसोम स्तनधारी वर्ग में अनुपस्थित होता है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन होता है। तो इसके अपवाद स्वरूप कहां पाई जाती है, अपवाद, तो अपवाद स्वरूप ऊंट और लांबा। ऊंट को आप सभी जानते हो, ये लांबा क्या होता है कि, तो देखिए एक गेंडे की तरह का एक जीव होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ऊंट और लांबा इन दोनों की जो है आरबीसी, इन दोनों की आरबीसी में जो है, आरबीसी में लाइसोसोम उपस्थित होता है। और ऊंट और लांबा के अलावा और किसी भी स्तनधारी, जंतु नहीं कहा हमने, स्तनधारी वर्ग नोट करना है आपको, ठीक है। स्तनधारी वर्ग की आरबीसी में ये अनुपस्थित होता है। तो ये था आपका पूरा लाइसोसोम, जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए।
आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो अगली हेडिंग आती है हमारी हेडिंग नंबर 11। अब हम डिस्कस करते हैं केंद्रक को, जो इसका मेन पार्ट है। केंद्रक, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन वही आया कि ये केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अभी हम ऊपर एक और पॉइंट पढ़ के आए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक तो इसने किसकी की थी? इसने कोशिका के बारे में बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसने किससे की है? इसने केंद्रक की है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका के बारे में डिस्कस किया गया, वर्णन किया गया। तो हम यहाँ पर केंद्रक की बात, केंद्रक के 4 भाग हैं, इसके 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग, चारों भागों को हम डिस्कस करें तो केंद्रक कला, केंद्रक कला हो गया। नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, चलो लिख ही देते, केंद्रिक। और चौथा है हमारा क्रोमेटिन धागे। ठीक है, चलो इनके बारे में हम सबके बारे में एक से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रक कला, तो ये प्लाज्मा झिल्ली की भांति एक झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक कला कहते हैं। तो ये भी क्या है? झिल्ली होती है। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली की भांति एक झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं। दूसरा डिस्कस करें तो यहाँ पर केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है। द्रव्य को अगर इसकी भाषा में क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। केंद्रक के अंदर जो मैट्रिक्स भरा रहता है उसी को, यानी एक गाढ़ा तरल द्रव भरा रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। मैट्रिक्स या गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अगली बात की जाए केंद्रिक, इसकी पहले तो खोज की बात आ गई कि केंद्रिक की खोज किसने की? इसकी खोज जो है फोंटाना, कौन है? वैज्ञानिक थे फोंटाना, इसके द्वारा जो है यह इसकी खोज की गई थी। केंद्रक में क्या होता है? यहाँ पर जो इसके जो सभी जो निर्जीव जो अंग होते हैं वो सभी जो है यहाँ पर पड़े रहते हैं। अगला पॉइंट है इसका क्रोमेटिन धागे। इसका क्या था? ये क्या चीज होती है? तो जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है, तो ये मैट्रिक्स में धागे नुमा संरचना, मैट्रिक्स में एक गहरा रंग लेने वाले धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहा जाता है। तो ये हमने अभी किसके बारे में डिस्कस किए? ये सभी जंतु कोशिकाओं के बारे में डिस्कस हो गए। अब देखिए यही सारे जो अंग होते हैं ये जंतु और पादप दोनों में कॉमन होते हैं। तो जंतु कोशिकाओं का तो सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 हेडिंग्स और बची हैं, उनको हम डिस्कस करें तो जैसे कि एक हो गया रिक्तिकाएं। ये किसका अंग है? ये पाया जाता है हेडिंग नंबर अगर हम 12 डिस्कस करें तो रिक्तिकाएं, तो वैक्यूल्स कहा जाता है। इनका क्या, ये कहाँ पाई जाती है? ये जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो कॉमन, जो अभी तक हमने कोशिकाओं में पढ़े वो जंतु और पादप दोनों के कॉमन थे। ये पादप वाले कुछ एक्स्ट्रा बचे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये कैसी है? पादप अंग है, ये पादप कोशिकाओं के अंग है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यानी कि ये जो होती है, ये कोशिका भित्ति के नीचे एक संरचना पाई जाती है। ये पादप कोशिकाओं बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं बिल्कुल बारीक यानी कि मामूली पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य वही होता है फूड को स्टोर करना, यानी कि भोजन को एकत्रित करना और जो इमरजेंसी सर्विस इससे प्रदान की जाती है। तो ये किसका कार्य होता है? रिक्तिकाओं का कार्य होता है। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये रिक्तिकाएं जो आपकी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। चलो हेडिंग नंबर 3 अगर हम बात करें तो यहाँ पर लवक क्या पाए जाते हैं? लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ये लवक है, ये भी आपके कहां पर किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं के अंदर में। ठीक है, तो लवक है, इसका कार्य क्या होता है? ये लवक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक। देखिए वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड को इंग्लिश में अगर हम वर्ड को डिस्कस करें तो पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट। आपकी भाषा में अगर इसको डिस्कस करें तो रंग, कलर। क्या चीज है ये? पिगमेंट यानी कि रंग या कलर। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो गया होगा सीधा कि देखिए ये पिगमेंट है यानी कि रंग की बात हो गई। तो वर्णी और अवर्णी यानी कि जो कलरफुल होंगी, जो रंगीन, कैसी होंगी?
रंगीन होंगे और अवर्णीय यानी कि रंगहीन होंगे। नाम से स्पष्ट हो गया इतनी चीजें तो हमारी। तो ये जो नाम से ही स्पष्ट हुआ कि यानी कि ये वर्णीय और अवर्णीय, तो यहां पर क्या होगा, पौधे का वो ऐसा भाग जो जमीन से ऊपर होता है, कैसा, जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर या सूर्य की तरफ, जमीन से ऊपर होता है या सूर्य की तरफ होता है, वो सारे भाग कैसे वर्णीय लवक पाए जाते हैं उनमें, और ये कैसे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं। दूसरा, अवर्णीय लवक कहां पाए जाते हैं, तो ऐसा भाग जो जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर, या आपकी दूसरी भाषा में बात करें तो सूर्य की अनुपस्थिति, सूर्य यानी कि धूप, सूर्य की अनुपस्थिति, सूर्य की अनुपस्थिति यानी कि जो जमीन के अंदर जो भाग होते हैं, यानी कि जिसकी बात अगर हम बात करें तो यानी कि जड़ आ गई, क्योंकि जमीन के अंदर हम सभी जानते हैं कि पेड़ों की क्या होती है, जड़ होती है। तो जड़ों में क्या पाया जाता है, अवर्णीय लवक या जो सूर्य की अनुपस्थिति सूर्य की अनुपस्थिति में जो भाग स्थित होते हैं उनमें अवर्णीय लवक होता है। अवर्णीय लवक यानी कि जो सूर्य की तरफ होते हैं, यानी कि जो धूप में रहते हैं, वो उनमें कौन सा लवक पाया जाता है, वर्णीय लवक पाया जाता है। तो ये तो हमने आज पूरा डिस्कस किया, हमने कोशिकाओं के बारे में, यानी कोशिका की संरचना और कोशिका और उसके जो अंग के बारे में, सभी के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा, और आपको अगर किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें।